Hello, everyone, and welcome to this special episode of our podcast. I am Ravneet, the founder of Macrotia Global Foundation. आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है और लाइफ से जुड़ा हुआ है, मैक्रोशिया। जब हमारी बेटी का जन्म हुआ और हमें पता चला कि उसे बायलेटरल मैक्रोशिया है, यानी दोनों कानों की डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाई, ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग और इमोशनल मोमेंट था। एक पेरेंट के तौर पर ये सोचना कि हमारी बेटी सुनने, बोलने और दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने में स्ट्रगल करेगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इस इनिशियल फेयर के साथ एक डिटर्मिनेशन भी आई कि हम अपनी बेटी को हर तरह की सपोर्ट और रिसोर्सेज दें जो उसकी ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। हमने स्पेशलिस्ट और एडियोलॉजिस्ट से मदद ली, हेयरिंग एड अरेंज किया और धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस और उसकी खुशी को देखा। इस जर्नी से इंस्पायर होकर हमने मैक्रोशिया ग्लोबल फाउंडेशन की शुरुआत की, एक ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट जो मैक्रोशिया और हेयरिंग लॉस के बच्चों और परिवारों को सपोर्ट और गाइडेंस देना चाहता है। हमारा मिशन है कि कोई और फैमिली अकेली फील ना करे और सबको सही इंफॉर्मेशन और रिसोर्स मिल सके। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस पारुल, जो पीजीआई चंडीगढ़ में एक हाईली एक्सपीरियंस एडियोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं। Ms. Parul has over 10 years of clinical experience, a university topper, and a silver medalist. She specializes in hearing rehabilitation, cochlear, and bone conduction implants, and has contributed to the national and international research journals. She is currently pursuing her PhD. मिस पारुल ने अपने करियर में मैक्रोशिया और हेयरिंग लॉस से इफेक्टेड कई बच्चे और उनके परिवारों के साथ काम किया। आज वो हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ मैक्रोशिया के मेडिकल एस्पेक्ट, डायग्नोसिस और हेयरिंग सोल्यूशन पर वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करेंगी। इस पॉडकास्ट का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और रियल पर्सपेक्टिव भी शेयर करना है जो मैक्रोशिया से इफेक्टेड फैमिलीज को स्ट्रेंथ और गाइडेंस दे। हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मैक्रोशिया का असर हेयरिंग और स्पीच डेवलपमेंट पर, हेयरिंग सोल्यूशन और फैमिली सपोर्ट की इंपॉर्टेंस। सो वेलकम डॉक्टर पारुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट इज प्रिविलेज टू हैव यू। तो सबसे पहले डॉक्टर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज मैक्रोशिया, कि मैक्रोशिया होता क्या है? माइक्रोशिया यूजुअली इन सिंपल टर्म्स या टू स्टार्ट मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो कान है, हमारे कान के 3 भाग होते हैं। एक बाहरली वाला भाग, एक कान के अंदर का भाग और एक सबसे अंदर का भाग जिसे हम बोलते हैं इनर ईयर। सो आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। माइक्रोशिया ये कान का जो बाहर वाला भाग है, कुछ बच्चों में ये कान का बाहर वाला भाग या तो पूरा फॉर्म नहीं होता है या कम बना हुआ होता है, अंडर डेवलप्ड होता है या कंप्लीटली नॉट डेवलप्ड होता है। उसे हम माइक्रोशिया बोलते हैं जब वो अंडर डेवलप्ड होता है। सो ये माइक्रोशिया जो है, माइक्रोशिया कभी कभी हमारे कान की एक ये छोटी सी नली जिसे हम ईयर कनाल बोलते हैं, कभी कभी सिवियर केसेस में वो कनाल भी फॉर्म नहीं होती है उन बच्चों में, तो उसको हम साथ में एनोशिया बोलते हैं। तो कुछ बच्चों में माइक्रोशिया के साथ में कनाल भी ना फॉर्म हो तो उसे माइक्रोशिया विद एनोशिया भी बोलते हैं। या कुछ बच्चों में सिर्फ ईयर नहीं फॉर्म्ड होता है बाहर का, उसे हम सिंपली माइक्रोशिया बोलते हैं। तो मिस पारुल हमें ये भी बताइए कि इसका रीजन क्या होता होगा? एग्जैक्ट रीजन तो फिलहाल रिसर्च ने अभी तक नहीं पिक किया है, पर क्योंकि ये जो कान फॉर्म हो रहा है, ये कान जब बच्चा पेट में अबाउट 6 वीक्स के अराउंड हमारा कान बाहर से फॉर्म होने शुरू हो जाता है। सो 6 to 20th वीक में कान कंप्लीटली डेवलप्ड होता है, पर ये जो बाहर वाला भाग है ये अराउंड 6 वीक्स में हमारा फॉर्म ऑलरेडी होने शुरू हो जाता है। देर इज नथिंग स्पेसिफिक कि बोला जाए कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी चीज है जो मदर ने ली है या खाई है उससे ये लिंक्ड होता है, या कोई और स्पेसिफिक कोई एसोसिएटेड फैमिली हिस्ट्री है जिसकी वजह से ये लिंक होता है। कुछ रिसर्चेस में कुछ कंडीशंस के साथ में लिंकेज है, बट बहुत क्लियर नहीं है। कोई मेडिसिन से लिंक है, बट इसकी क्लैरिटी नहीं है कि अभी एग्जैक्ट रीजन क्या है। पर ये कान हमारा बच्चे जब पेट में बच्चा 6 हफ्ते में होता है उसी समय से कान ये बनने शुरू हो जाता है। सो कान वन ऑफ द वेरी अर्ली ऑर्गन्स टू डेवलप है।
और ये जो मैक्रोशिया है इसकी हेयरिंग लॉस की सेवेरिटी क्या है? मतलब नॉर्मल अगर हेयरिंग अगर हम किसी बच्चे की होती है और मैक्रोशिया के साथ कंपेयर करें तो क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है? तो जब हम हियरिंग लॉस बोलते हैं, हम हियरिंग लॉस को क्वांटिफाई करते हैं डेसिबल में। ठीक है, तो अगर ओके। 0 डेसिबल और 0 से 20 डेसिबल को अगर हम नियर नॉर्मल हियरिंग बोलते हैं, तो जिस ओके। बच्चे को माइक्रोशिया है या ईयर रिलेटेड कंप्लेंट है, उनका हियरिंग लॉस कहीं ना कहीं अराउंड 55 to 60, मैक्सिमम 60 डेसिबल तक चले जाता है वो हियरिंग लॉस। और हियरिंग लॉस की एक टाइप्स होती है कुछ, कि एक लॉस है जो नस को अफेक्ट करता है, उसे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। इन बच्चों में टिपिकली जो लॉस होता है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, क्योंकि आवाज सिर्फ इस पार्ट से है जो नहीं जा रही है। जिन बच्चों में और ये 55 to 60 मैक्सिमम डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है जो है, मीन्स इससे ज्यादा इसमें लॉस नहीं जा सकता है। यूजुअली क्या होता है इन बच्चों में, या जिसका ये मैक्सिमम हियरिंग लॉस है, मैक्सिमम हियरिंग लॉस तब होता है जब ये कंडीशन जो यूजुअली आप बाहर देख रहे हैं माइक्रोशिया, कुछ केसेस मैंने जैसे कहा कि कनाल भी नहीं फॉर्म होता है, कभी कभी कान का बीच वाला जो भाग है, मिडल ईयर को, काफी केसेस में वो भी इन्वॉल्व होता है। क्योंकि ये तो हमें बाहर दिख रहा है, ये तो हमें एकदम से पता चल जाता है जब बच्चा पैदा होता है, और वो नियोनेटल स्क्रीन होता है जिसमें बच्चे की बॉडी, आर्म्स, ईयर सब कुछ चेक होता है। तो ये जो जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है, ये ईयर का तो स्टेटस हमें तभी पता चल जा रहा है कि बाहर से डेवलप नहीं है। पर कुछ बच्चों में वो कॉन्सिक्वेंटली साथ में कान के अंदर वाला भाग, या यूजली बीच वाला भाग जो होता है, वो भी डेवलप नहीं होता है। कान की जो 3 हड्डियां हैं, वो हड्डियां कंप्लीटली फॉर्म नहीं होती हैं, तब ये मैक्सिमल हमें अराउंड 50 से 60 डेसिबल का हियरिंग लॉस पिक होता है। पर ये लॉस जो है वो एक कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस होता है। इट इज नॉट अ टिपिकल हियरिंग लॉस कि बच्चे को बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, वो सुनता है, पर ऑफ कोर्स अप्रोप्रिएट नहीं सुनेगा वो बच्चा जो नॉर्मली और भी कोई बच्चा सुन लेगा। ओके, तो मिडल एयर जनरली मतलब मैक्रोशिया के केसेस में अगर ठीक होता है, मिडल और इनर एयर मतलब हम्म। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप बता दीजिए। मिडल एयर ठीक होता है तो फिर वो मतलब दैट चाइल्ड कैन हियर, मतलब यूजुअली कैन हियर, मतलब हाँ, सो उसमें। अगर सिंपल केस ऑफ माइक्रोशिया की कान बाहर से फॉर्म नहीं है, पर हम्म। कनेल ट्यूब भी फॉर्म्ड है, और ट्यूब के आगे हमारा कान का बीच वाला भाग है जिसमें 3 हड्डियां हैं जो हिलती हैं, और जो आवाज आगे कान के अंदर वाले भाग को पहुंचा देती है। कान के अंदर वाले भाग में एक कुछ सेल हैं और एक कॉक्लिया है जो आवाज आगे कान की नस को पहुंचा देता है। तो कान आवाज यहाँ से पिक होती है, यहाँ से पिक होके कान की जो हमारी ट्यूब है जिसे हम ईयर कनाल बोलते हैं उसमें जाती है। ईयर कनाल के आगे इस तरीके से एक हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या पर्दा होता है, कान का पर्दा। हाँ जी, हाँ उस जी। पर्दे के थ्रू उसके पीछे 3 बोन्स होती हैं, 3 हड्डियां हैं। उन हड्डियों वो हड्डियां मूव करती हैं, और उस मूवमेंट से आवाज कान के अंदर वाले भाग में जिसमें कॉक्लिया है वहां तक जाती है। उस कॉक्लिया से आवाज कान की नस में चले जाती है। तो ये हड्डियों वाला जो भाग है, अगर वो भी ठीक है, कान के अंदर वाला कॉक्लिया भी ठीक है, और ये ट्यूब भी फॉर्म्ड है, तो ये जो कान का बाहर वाला भाग है, ये ऑलमोस्ट सिर्फ अबाउट 10 से 20 डेसिबल का हियरिंग लॉस क्रिएट कर सकता है। बहुत ज्यादा मेजर हियरिंग लॉस नहीं है, अगर ये सिर्फ कान का बाहर वाला हिस्सा है जो नहीं फॉर्म्ड है। So, और इसमें बच्चों के कौन कौन से हेयरिंग टेस्ट होने चाहिए, और मतलब पेरेंट्स को कैसे देखना चाहिए कि कौन सा हेयरिंग टेस्ट है, कहाँ से होगा, और किस एज पर करवाना चाहिए? क्योंकि बच्चा जब बॉर्न होता है तो पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता है, तो उस केस में कैसे हेयरिंग, मतलब किस तरह का हेयरिंग टेस्ट होगा? किसी में कैनाल नहीं है, अगर कैनाल है तो भी, तो कैसे रहता है? कैसे? सो यूजुअली जब बच्चे का ईयर फॉर्म्ड नहीं है, तो हम्म। डेफिनेटली बच्चे को एक सबसे पहले एज अ नॉर्म एक ईएनटी वैल्यूएशन के लिए भेजते हैं, जिसमें कि कान को चेक किया जाता है, और उसके बाद में जो ईएनटी डॉक्टर हैं वो एक सुनाई की जांच के लिए ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। जो सुनाई की जांच है, क्योंकि वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग है, पर अगर हम लेके चलें कि एक न्यूबॉर्न है जो अभी पैदा ही हुआ है, और समझो 1 या 1.5 महीने में वो हमारे पास में आ गया है सुनाई के टेस्ट के लिए, इतने छोटे बच्चे में, क्योंकि हम बच्चे से कोई भी और ऐसा टेस्ट जिससे कि हम देख कि बच्चा रिस्पॉन्ड करके बताए, ऐसा नहीं पॉसिबल है इतने छोटे बच्चे एग्जैक्टली। में।
तो कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग्स होती हैं। सबसे पहले कुछ हम सब्जेक्टिव कि बच्चे का रिस्पॉन्स टू साउंड देखते हैं, अलग अलग तरीके की साउंड्स देके देखते हैं। एज एन ऑडियोलॉजिस्ट हम हमेशा बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की बच्चे की बच्चे को आवाज पे बच्चा किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक साउंड्स होती हैं, इक्विपमेंट है, जिससे कि हम पहले उसका बिहेवियरल ऑब्जर्व करते हैं कि बिहेवियर से हमें किस लेवल के अराउंड बच्चे का रिस्पॉन्स लग रहा है। उसकी बिहेवियर टेस्टिंग के साथ में हम फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग जैसे कि बेरा टेस्ट करके देखते हैं, जिससे कि वो बेरा में बेरा सुनने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स टेस्ट लगता है, पर वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है। बेरा एक रिलेटिवली सिंपल टेस्ट है जिसमें हमें बच्चे से इतनी बस कोऑपरेशन चाहिए कि बच्चे को हमने ये सुला के टेस्ट करना है। तो अगर बच्चा एक नेचुरल स्लीप में भी ये सो के टेस्ट हो सकता है, और अगर कोई बच्चा है जो नेचुरल स्लीप में ज्यादा नहीं सो पा रहा है, तो हम उसे कुछ सिडेशन दवाई जो सिर्फ मुंह से पिलानी है वो दे के वो टेस्ट करवा सकते हैं। पर क्योंकि इतने छोटे बच्चे यूजुअली नेचुरल स्लीप में टेस्टिंग करा लेते हैं, थोड़ा पेरेंट्स को अगर हम पहले समझाएं कि उस समय में लेके आए हैं जिस समय बच्चा से नहाने के बाद में पता है बच्चा डीप स्लीप में जाता है, बच्चा डीप स्लीप में होगा, हम सिर्फ इलेक्ट्रोड्स बाहर बच्चे के लगाते हैं। इलेक्ट्रोड्स, नथिंग इज प्लेस्ड इनसाइड द ईयर, कान के बाहर इलेक्ट्रोड्स लगते हैं। ईयरफोन्स बच्चे को लगाते हैं, वो भी उस केस में जिसमें कान की कनाल बनी हुई है। अगर कान की ट्यूब नहीं बनी है तो टेस्टिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, पर अगर कनाल की ट्यूब बनी है तो हम ईयरफोन्स लगाते हैं या इंसर्ट ईयरफोन्स डालते हैं, और जिससे हम बेरा टेस्ट करते हैं। अब वो बच्चे जिनमें समझो ये ट्यूब बनी ही नहीं है, ठीक है, सो उसमें अगर हम ईयरफोन किसी भी तरीके से नहीं प्लेस कर सकते हैं, तो उन केसेस में जो हम या तो हेडफोन्स प्लेस करके करते हैं, या एक बेरा का स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बोन कंडक्शन बेरा। सो बोन कंडक्टर प्लेस करके हम उस बच्चे का हियरिंग पिक कर सकते हैं कि उसकी हियरिंग लेवल क्या होगी। एक बार ये हमें हियरिंग लेवल का अंदाजा हो जाए, उसके बेसिस के ऊपर हम बच्चे की ट्रीटमेंट आगे प्लान कर सकते हैं। तो इस टेस्ट में कितना टाइम लगता है, क्या मतलब क्या ड्यूरेशन होती है बच्चे को अगर कोई। टेस्ट की एक्चुअल ड्यूरेशन इटसेल्फ इज अबाउट से हाफ एन आवर, बट पेशेंट प्रेपरेशन मतलब बच्चे को पहले तैयार करना, क्योंकि बच्चे को इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं, वो सोया होना चाहिए, स्टिल रहना चाहिए। तो जब भी ओके। कोई पेरेंट अपने बच्चे को एक बेरा टेस्ट के लिए लेके आता है, तो इन टोटलिटी में भी 1.5 आवर, क्योंकि बच्चे को पहले लेके आए, अगर बच्चा सोया है वेल एंड गुड, वो टेस्टिंग हम स्टार्ट कर देंगे, क्लीन करके इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, वो ऑलमोस्ट पेशेंट प्रिपेयर करने में अबाउट 10-15 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, ध्यान देना है, वो हिले ना, वो उठे ना, और बहुत पेशेंटली आराम से बच्चों के साथ में करना होता है। एक्चुअल टेस्ट may not take a lot of time, but patient preparation plus patient test altogether might take about 45 minutes। तो 45 रिपोर्ट मिनट अगर रिपोर्ट्स जो होती है उसी टाइम पे बिल्कुल साथ में, हमें रिपोर्ट साथ में ही मिल जाती है। हम बेरा की कुछ वेव्स होती हैं, उसे देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे को सुनाई की दिक्कत कितनी है, और वो हमें उसी समय मालूम पड़ सकता है। तो आप यूजुअली अपनी रिपोर्ट लेके ही और हियरिंग लॉस के बारे में पता करके समझ के ही एक ऑडियोलॉजी क्लिनिक से बाहर निकलते हैं। ओके। और कितनी फ्रिक्वेंसी जिसमें लगता है कि करवाना चाहिए, और मतलब जैसे आज कोई बच्चा आता है जिसका बर्थ होता है अभी, जैसे 1 महीने के बाद आता है, तो उसमें क्या हेयरिंग लॉस का कोई चेंजेस होता है कि जैसे दोबारा कुछ आए या थोड़ी देर के बाद, कुछ महीनों के बाद, इज इट पॉसिबल मैक्रोशिया के केस में अगर ये केस। माइक्रोशिया अगर बच्चे को सिर्फ आइसोलेटेड माइक्रोशिया है, तो बहुत रेयरली होगा कि हियरिंग लॉस चेंज होता रहेगा। सो फर्स्ट थिंग इज करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। अगर सिर्फ आइसोलेटेड माइक्रोशिया है और कनाल भी, बच्चे की ट्यूब भी बनी हुई है, आगे मिडल ईयर भी हमें पता है, ठीक है, सो माइक्रोशिया अलोन बहुत चेंजेस इन हियरिंग लॉस नहीं करेगा। बट इतने छोटे बच्चे में जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, से हमने 1 मंथ पे टेस्ट किया है और हमें क्लैरिटी ऑफ अगर रिस्पॉन्स नहीं लग रहा है, तब हम यूजुअली उसे रिपीट करके देखेंगे। बट अदरवाइज अगर हमें एक कंसिस्टेंट फाइंडिंग ऑफ हियरिंग लॉस मिल गया है, देन आवर गोल इज वर्किंग ऑन हाउ टू ट्रीट द हियरिंग लॉस। डायग्नोसिस इज
single one time diagnosis, but has to be a clear diagnosis. और अभी तो हमने डिस्कस किया हेयरिंग का, तो अगर बच्चे की हेयरिंग ठीक नहीं है, मतलब उसमें कुछ अ, उसमें कुछ हम उसमें फाइंडिंग्स देखते हैं तो कि उसमें कम है हेयरिंग विद मैक्रोशिया, तो नेचुरली उसकी स्पीच पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो कितनी स्पीच डेवलपमेंट मतलब करंट लॉस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या मतलब क्या स्पीच थेरेपी की जरूरत होगी उसमें? तो अगर समझो कि सिर्फ आइसोलेटेड माइक्रोशिया है बच्चे को, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 से 20 डीबी का उसमें हियरिंग लॉस आ रहा है, और से हियरिंग लॉस अराउंड माइल्ड हियरिंग लॉस जिसे हम बोलते हैं, बहुत हल्का सा हियरिंग लॉस आता है। और अगर हमने इस बच्चे को अर्ली डिटेक्ट कर लिया है, मतलब 2 से 3 महीने में ही हमने इस बच्चे को डिटेक्ट कर लिया है, तो क्योंकि स्पीच और लैंग्वेज डेवलप करने के लिए बच्चा पहला शब्द तो चाहे 1 साल में जाके बोल रहा है, पर बच्चे की समझने की क्षमता और सुनने की क्षमता तो बच्चा पेट से ही लेके आ रहा है। वो जब बच्चा पेट में है, बच्चा उस समय से ही सुनने शुरू कर देता है। तो सुनाई जब बच्चा पैदा हो रहा है तब से नहीं सुन रहा है, उससे पहले से ही वो सुनने शुरू हो चुका है। तो जब बच्चा कुछ समझता है तभी कुछ वो बोलने शुरू करता है। तो 1 ईयर में अगर बच्चा एक शब्द बोल रहा है मम्मी पापा, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल में ही उसने समझने शुरू किया है। उसका समझने की शक्ति तो बहुत पहले से बनने शुरू हो गई है। सो हम अगर से हमने 2 और 3 मंथ्स में हमने पिक कर लिया है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, हम इनिशियल कुछ फ्यू मंथ्स के लिए तो उसकी स्पीच डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट सब कुछ मॉनिटर करते रहते हैं कि सब एज के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। क्योंकि माइक्रोशिया एक ऐसी एंटिटी है जो हो सकता है कि अकेले फॉल करे, कि सिर्फ बच्चे को माइक्रोशिया हो, पर बहुत बारी माइक्रोशिया के साथ में बच्चों को और एसोसिएटेड इश्यूज भी होते हैं। जैसे किसी को कोई हार्ट डिजीज है, किसी को कोई किडनी डिजीज एसोसिएटेड है। जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चों में एसोसिएटेड मिडल ईयर भी कान की बोन्स जो है वो पूरी फॉर्म नहीं होती हैं, या कुछ इन जनरल कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं, जिस सिंड्रोम का मतलब है कि एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर उस बच्चे को 2 या 3 चीजें एसोसिएटेड और हैं अदर देन से माइक्रोशिया। एक गोल्डन हार्ट सिंड्रोम है, या कुछ काफी इस तरीके से हमारे मेडिकल सिंड्रोम्स हैं जिसमें भी माइक्रोशिया होता है। तो इन बच्चों को सिर्फ हियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हम इवेलुएट कर सकते, इन्हें हमें एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इवेलुएट करना है कि कोई और एसोसिएटेड कंडीशन तो नहीं है जो हम इनिशियली मिस कर रहे हैं। सो इन बच्चों की सिर्फ हम हियरिंग स्पीच पर पीडियाट्रिशियन जो है वो बच्चे की ग्रॉस डेवलपमेंट, पीडियाट्रिक रिव्यू से प्लास्टिक सर्जरी रिव्यू, एक ईएनटी रिव्यू, और ऑफ कोर्स जब बच्चा पैदा हुआ है तो एक नियोनेटोलॉजिस्ट जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है, वो रिव्यूज सब पैरेलल चलते हैं एक सबके साथ में फॉर द इनिशियल फ्यू मंथ्स टू अंडरस्टैंड कि कोई और एसोसिएटेड इश्यू तो नहीं है बच्चे को। दैट मीन्स अगर किसी को मैक्रोशिया है तो मतलब वो उस टाइम पे जो टेस्ट वगैरह है दूसरे ऑर्गन्स के भी करवाने चाहिए पेरेंट्स को, इन केस उनको नहीं विजिबल है या उनको पता नहीं या चल रहा सो है। पेरेंट्स को अगर बच्चे को माइक्रोशिया पिक हो रहा है तो पेरेंट्स को एक पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलना चाहिए, जो हम्म। कि माइक्रोशिया एज अ कंडीशन देख के बच्चे को कंप्लीटली इवेलुएट करेंगे, और जिस हम्म। और डोमेन में उन्हें लगेगा वो डेफिनेटली उन टेस्ट के लिए पेरेंट्स को रेकमेंड करेंगे। स्पीच थेरेपी के साथ जैसे अभी आपने हमें बताया कि कुछ बच्चों में हेयरिंग ठीक भी होती है मैक्रोशिया के केसेस में, तो अगर उनको जैसे हम कहते हैं ना कि हमें थोड़ा टाइम के लिए भी अगर हम नहीं सुन पाएंगे तो हमें अनकंफर्टेबल होगा, तो बिल्कुल। और अगर हेयरिंग एड्स अगर हम बात करते हैं तो मैक्रोशिया के केसेस में जिनके कान की डेवलपमेंट नहीं होती है तो किस तरह के हेयरिंग एड्स उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, जो ठीक बेस्ट है। होते हैं उनके लिए? सो लेट मी क्लैरिफाई, जब हम बोलते हैं माइल्ड हियरिंग लॉस या बच्चे को हम्म। थोड़ा भी हियरिंग लॉस है, थोड़ा सा हियरिंग लॉस भी बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। वो हम्म। बोलने के लिए या सुनने के लिए तो माइल्ड है, पर उसका हम्म। इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर मेजर होता है।
क्योंकि यस। आप अपने आप से सोचिए कि जब आपको समझो जुकाम है, नाक बंद है, कान बंद होता है, तो हाँ वो जी। थोड़े बहुत कान बंद में भी हम कितनी इरिटेबल स्टेट में रहते हैं, अनकंफर्टेबल फील होता है, बिल्कुल। अनकंफर्टेबल स्टेट में रहते हैं। बिल्कुल। अब जो बच्चा है वो सुन तो रहा है, पर बहुत हम्म। सारी ऐसी चीजें हैं जो वो मिस कर रहा है। और एक बच्चा जो साउंड माइंड का है, वो अंडरस्टैंड हम्म। करेगा कि वो कुछ चीजें मिस कर रहा है। और बिल्कुल। एक इन्वायरमेंट में हम बहुत सारी साउंड्स हैं जो जनरली हम इतनी एक्नॉलेज नहीं करते हैं। जैसे समझो बाहर चिड़िया की आवाज है, वो हाँ, बहुत सॉफ्ट साउंड है। सॉफ्ट या आप साउंड है चल वो। रहे हैं, चप्पल की आवाज है, ये सॉफ्ट हाँ साउंड्स है। जी। अब ये बहुत सॉफ्ट साउंड्स हैं, एनवायरमेंटल साउंड्स हैं। या आपसे अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं और आप एक नॉर्मल टोन में बात कर रहे हैं। हम यूजुअली से वन टू वन कम्युनिकेशन हम बहुत लाउड नहीं करते हैं, बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल स्पीच पे करते हैं। उसमें कुछ ऐसे साउंड्स हैं, हो सकता है वो बच्चा मिस कर रहा हो, पर क्योंकि हमने बस उसे माइल्ड बोल दिया, और माइल्ड बोल के हमें लगता है कि बच्चा कोप अप कर लेगा। बच्चा बच्चे का ब्रेन उसको वैसे नहीं कोप अप कर सकता है, या कोप अप तो कर लेगा पर उतना अप्रोप्रिएटली नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए डेफिसिट कहीं ना कहीं रहता है। सो माइल्ड हियरिंग लॉस भी हो, उसे भी हमें रिहैबिलिटेट करना चाहिए। अब हम जब रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं तो हम यूजुअली हियरिंग रिलेटेड, कि अगर जिस बच्चे को हियरिंग लॉस आ गया है, उस बच्चे में जब हम स्पेसिफिकली केसेस ऑफ माइक्रोशिया है कि ईयर नहीं फॉर्म हुआ है, सो अगर सिर्फ बाहर का ईयर नहीं फॉर्म हुआ है और कुछ डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस बच्चे को आ रहा है, तो ऐसे केसेस में या तो आप एक हियरिंग एड, या यूजुअली बोन कंडक्शन डिवाइस, जो यहाँ बोन पे पीछे प्लेस होती है, एक एक्सटर्नल डिवाइस है, एक एक्सटर्नल सर्जरी करके नहीं वो डलता है। जो सर्जिकल डिवाइस है वो आफ्टर 5 years है जो अप्रूव्ड है, बट उससे पहले एक एक्सटर्नल बोन कंडक्शन डिवाइस जो यहाँ पे प्लेस हो सकता है एक बैंड के साथ में, जिससे कि बच्चा साफ सुनने शुरू कर देता है। तो वो एक इनिशियल रिहैबिलिटेशन स्टेप है जो हमें लेना चाहिए जब हमें दिख रहा है कि बच्चे को कुछ हियरिंग लॉस हो रहा है। किस तरह के हेयरिंग एड जो है अभी मार्केट में अवेलेबल हैं? अ, आप जो मतलब तो स्पेसिफिकली पेरेंट्स। जब हम इन्हें बोलते हैं, इसी हम्म। टेक्निकली हम इन्हें बोलते हैं बोन एंकर्ड हियरिंग एड्स, राइट? ओके। तो और या बोन कंडक्शन डिवाइसेस, ओके। इनमें इम्प्लांटेबल एंड नॉन इम्प्लांटेबल सॉल्यूशंस बोथ अवेलेबल होती हैं। इम्प्लांटेबल सॉल्यूशन का मतलब कि ऑपरेशन करके वो डिवाइस कान के अंदर लगा दिया जाता है, वो यहाँ बोन पे ही प्लेस होता है। उसका एक एक्सटर्नल कंपोनेंट, बाहर का भाग भी रहता है जो ऊपर से प्लेस हो जाता है। सो वो अब बच्चे को जो कॉम्पनसेटेड हियरिंग थी, उसके थ्रू बच्चा अब अच्छा और साफ सुनने शुरू कर देता है। ठीक है। स्पीच पे भी इफेक्ट पड़ता है फिर उसके? जब बच्चा अच्छा सुनेगा हाँ तो जी। डेफिनेटली हर साउंड जब तो बच्चा परसीव करेगा तो उसकी लाइफ में चेंज आएगा। अभी रिसेंटली हमने एक एडल्ट को एक इम्प्लांटेबल डिवाइस लगाया था। सो ओके। सर्जिकल डिवाइस हमने प्लेस किया था, और समहाउ क्योंकि द हिस्ट्री ऑफ बोन कनेक्शन डिवाइसेस इज नॉट वेरी ओल्ड, इंडिया में इनका यूजेज कुछ सालों से ही ज्यादा होने शुरू हुआ है। सो काफी साल से उसको हेयरिंग लॉस तो डायग्नोज था, पर उस हेयरिंग लॉस को मैनेज कर सकते हैं ये पेरेंट्स को नहीं किसी ने भी बताया था। तो जब उस एडल्ट की सर्जरी हुई और उसे, और वो बच्चा बड़ा है, अराउंड 12th क्लास में है, और जब हमने वो एक्सटर्नल डिवाइस लगा के उस दिन उस एडल्ट को स्विच ऑन किया, उस बच्चे की जो फेस पे खुशी और जो एक सेटिस्फैक्शन थी कि अब मेरी लाइफ कंप्लीट है, यस, आई कैन रिलेट दैट बिकॉज जब उसकी मेरी daughter अभी कोई सेम, वैल्यू नहीं है। I've recorded those moments with my daughter when we have given that hearing device to her. That is really helpful for her. यस। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन जो भी आई थिंक पेरेंट्स के भी माइंड में जरूर होगा कि ये जो हेयरिंग एड्स हैं या कोई सर्जरी ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें कुछ इंश्योरेंस अवेलेबल है या कोई पीजीआई की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम कोई ऑफर हो रहे हैं? कुछ है ऐसा? तो ये जो डिवाइसेस हैं, या सर्जिकल है या नॉन सर्जिकल कोई भी डिवाइस है, अनफॉर्चुनेटली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी
इतने कवर नहीं करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं और समटाइम्स पेरेंट्स जस्ट लूज इट, समटाइम्स आई people अंडरस्टैंड। be mischievous और उसको छुपा देंगे, they try to claim it under insurance. So because of a lot of these kinds of reasons, insurance unfortunately is not available. पीजीआई डायरेक्टली कोई इसके लिए फंडिंग नहीं करता है, बट जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि हिमाचल गवर्नमेंट है, अब हम हिमाचल, कोई भी पेशेंट है जो हिमाचल से आ रहा है और उन्हें ऐसी नीड है, तो अगर हम एज पीजीआई से अगर हम कुछ लेटर लिख के देते हैं कि इस बच्चे को इस डिवाइस की नीड है, जिसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इतना आता है, वो गवर्नमेंट फंड करती है डिवाइसेस के लिए। सो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, स्टेट की स्कीम्स हैं, एमपी लेड फंड्स हैं, जिससे कि एक लोकल लेवल पे आप अपने फंड्स अरेंज करके आप ये डिवाइसेस ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एक और चीज की, जैसे लॉन्ग टर्म में जैसे बच्चों की क्या कंडीशन रहती है कि उनकी हेयरिंग, मतलब अगर उनको हमने डिवाइसेस भी दे दिए तो क्या ये इम्प्रूवमेंट होने के कोई चांसेस लगते हैं कि सो हेयरिंग हेयरिंग एड्स ही डाल के रखना पड़ेगा? सो जब हम ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि ईयर कंप्लीटली फॉर्म्ड नहीं है। जो हियरिंग डिवाइस है वो सिर्फ एक एक ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस है जो कॉम्पनसेट कर रहा है उस हियरिंग लॉस के लिए, पर वो उस जो से कॉज है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सो ऑफ कोर्स अंटिल एंड अनलेस से जो माइक्रोशिया है, माइक्रोशिया के लिए आप जो उसकी सर्जिकल रिहैबिलिटेशन है कि कान बनवाना है, वो एक अलग कंपोनेंट है जो लेटर स्टेज ऑफ एज में आता है। ठीक है। एग्जैक्टली। इस सो जो माइक्रोशिया है, माइक्रोशिया अपने आप से ठीक हो जाएगा एज के साथ में, या हियरिंग उम्र के साथ में बेहतर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो बच्चे को अगर हियरिंग लॉस है तो वो कंसिस्टेंटली वही रहेगा और बच्चे को डिवाइस लगा के रखना पड़ेगा। अब जो ये डिवाइस है, क्योंकि ये बच्चे की को बेहतर बनाता है, जैसे कि हमें विजन अबनॉर्मेलिटी है तो हम चश्मा पहनते हैं और हम चश्मा पहन के अच्छा देख सकते हैं। बच्चे अपने डिवाइसेस के साथ में इतने पोजेसिव हो जाते हैं कि इवन अगर आपको बैटरी चेंज करनी है या फॉर सम रीजन वो उस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो डिवाइस एक्सचेंज कराना पड़ेगा या रिपेयर के लिए देना पड़ेगा, चिल्ड्रन गेट फ्रस्ट्रेटेड इवन फॉर अ फ्यू आवर्स जब उनको वो डिवाइस नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उनकी जिंदगी का एक पार्ट बन जाते हैं। उसी से वो सुन रहे हैं, उसी से वो स्पीच डेवलप करा हुआ है उन्होंने, और वो अपनी लाइफ में उसे उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। तो उनके लिए वो कोई अलग डिवाइस नहीं है, वो उनका जिंदगी का भाग है। और माइक्रोशिया ऐसा नहीं है कि एक माइक्रोशिया की वजह से बच्चे की लॉन्ग टर्म लाइफ जो है उसमें बहुत इम्पैक्टफुल होती है या पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है। अगर माइक्रोशिया मैनेज्ड है, हियरिंग मैनेज्ड है, एंड बच्चे को अगर स्पीच डिलेज हैं तो राइट टाइम पे स्पीच थेरेपी, या हियरिंग एसोसिएटेड इश्यूज हैं तो राइट टाइम पे हियरिंग डिवाइस से बोन कंडक्शन इम्प्लांट, सर्जिकल नॉन सर्जिकल जिस भी ऑप्शन में हम जा रहे हैं, अगर वो एक अप्रोप्रिएट टाइम पे हो रहा है, दीज चिल्ड्रन आर लाइक एनी अदर चिल्ड्रन। इनमें कोई फर्क नहीं है, ये किसी भी चीज में कहीं पे भी पीछे नहीं रहेंगे। जस्ट एज पेरेंट्स हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करें इस प्रॉब्लम को, और एक बार हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम उसकी ट्रीटमेंट भी उतनी जल्दी और उतनी इफेक्टिवली करवा पाएंगे। यस। और जैसे अभी आपने बताया कि जैसे ये हिमाचल गवर्नमेंट मतलब जो ये कर रहे हैं, तो मैक्रोशिया का ज्यादातर जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आप उनको कैसे मैनेज करते हो कि जैसे अगर कोई इसमें किसी और को भी कुछ इशू है तो क्या पहले कानों का ही हम पहले देखते हैं या कोई और इशू है बच्चे को उस पे हम फोकस करते हैं? कौन सी स्टेज को हम? ये सो जब एक माइक्रोशिया का पेशेंट जनरली डायरेक्टली हमारे पास कानों के लिए डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, वो बच्चा ऑफ कोर्स पैदा हुआ है, वो न्यूनेटोलॉजी यूनिट में उन्होंने माइक्रोशिया पिक किया है, उसके बाद उन्होंने हर डिपार्टमेंट में उसे रेफर किया है, क्योंकि
एज मेडिकल प्रोफेशनल्स वी नो कि बच्चे को एसोसिएटेड कंडीशंस भी हो सकती हैं. सो आइडियली कि हम सिर्फ कान का इलाज करवाएं पहले और हम औरों को छोड़ दें, या कान का बाद में बिल्कुल जाके करवा लें, ऐसा नहीं हो सकता है. सो वो इनिशियल टाइम में हमें पैरेलल 2 to 3 इवैल्यूएशंस पीडियाट्रिक, जैसे मैंने बोला बच्चों वाले हॉस्पिटल में बच्चों को डॉक्टर्स को दिखाना है. अगर कुछ कार्डियक अबनॉर्मेलिटी है तो जो बच्चों वाले डॉक्टर्स जो स्पेसिफिकली कार्डियक या हार्ट इश्यूज को देखते हैं वो देखेंगे. कुछ रीनल किडनी अबनॉर्मेलिटी है तो पीडियाट्रिशियन उसके लिए भी रेफर करेगा. ऑफ कोर्स हियरिंग ईएनटी इवैल्यूएशन और एक हियरिंग इवैल्यूएशन, इन सब ये सारी की सारी इवैल्यूएशंस, और एक प्लास्टिक सर्जरी ओपिनियन, क्योंकि कान बनना है, वो कान कैसे बन सकता है, पेरेंट्स को एजुकेशन की कान बन सकता है ऐसा नहीं है. अगर आप चाहते हैं तो ये कान या कनाल, ये सारी चीजें प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू भी बन सकती हैं. सो ये सारे इवैल्यूएशंस एक दूसरे के पैरेलल रन होते हैं. हम एक पे कॉन्सेंट्रेट करें औरों को नहीं करेंगे, देन वी मिस ऑन एज. हम उम्र बच्चे की जाती रहती है और इवैल्यूएशंस पीछे हो जाती हैं फिर. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. और फ्यूचर्स में कोई पेरेंट्स को और कोई कंसर्न्स पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई मैक्रोशिया से रिलेटेड है, अगर एट प्रेजेंट बच्चा बाकी सब चीजों में ठीक है मैक्रोशिया से रिलेटेड, तो डू यू थिंक कि पेरेंट्स को किसी और चीज पे देखना चाहिए कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम उनको कुछ ध्यान रखें उन बच्चों का? सी जो माइक्रोशिया रिलेटेड अगर बच्चा हियरिंग रिहैबिलिटेशन में है, फ्रॉम से हियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू या स्पीच पॉइंट ऑफ व्यू एंड लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू, हमें ये देखना है कि बच्चा अगर उसका हियरिंग रिहैबिलिटेट हो गया है, हमने डिवाइस लगा दिया है, या कुछ केसेस में हम वेट भी करते हैं कि शायद हियरिंग लॉस उतना नहीं है, तो हम कुछ महीने वेट करते हैं, देखते हैं कि अगर बच्चा लैंग्वेज में पीछे नहीं जा रहा है. सो पैरेलल लैंग्वेज इवैल्यूएशंस और मॉनिटरिंग एंड स्क्रीनिंग. बच्चा स्कूल जा रहा है, अब डिवाइस लगा है, तो स्कूल में कहीं पीछे तो नहीं हो रहा है. ये सब चीजें हमें साथ के साथ में मैनेज करनी है विद एज. बट यूजुअली जिस बच्चे को हियरिंग एट अ नॉर्मल एज आ गई है, या हमने उसको एक अर्ली एज में पिक करके अर्ली एज में रिहैबिलिटेट कर दिया है, वो बच्चे यूजुअली आर क्विक टू पिक चीजें और बच्चों की तरह नॉर्मली पिक कर लेते हैं, क्योंकि हमने उन्हें बहुत अर्ली एज में उनकी हियरिंग डिवाइसेस, उनको हियरिंग सिमिलर टू एनी अदर चाइल्ड दे दी है, सुनाई उनकी और बच्चों की तरह हम ले आए. मेरा जो व्यू पॉइंट है कि जैसे हम बीच बीच में जैसे बच्चे को चेक करते हैं कि जैसे अगर डिवाइस लगा हुआ है या डिवाइस के बिना, तो दैट इज ओके. यस डेफिनेटली. ऐसे हम चेक करते हैं कि मेरी डोरबेल बजती है तो बच्चा भाग के चला जाता है, शी इज नॉट वेयरिंग हियरिंग डिवाइस, तो दैट मीन्स हर साउंड इज ओके. समटाइम्स इट यस. सो हैपेंस. लाइक आई सेड कि हियरिंग लॉस कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब 55-60 मैक्सिमम है. अबाउट 10-20 dB भी हियरिंग लॉस हो सकता है. और ये हियरिंग लॉस क्योंकि कंडक्टिव टाइप है, तो इसमें बच्चे को इन जनरल साउंड्स पिक करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉब्लम शोर में बात समझने में ज्यादा होगी. सो और स्मॉलर फाइनर इश्यूज, लैंग्वेज वैसे नहीं डेवलप कर रही है उतनी रेट से जितनी और बच्चों में कर रही है, साउंड क्लैरिटी उतनी नहीं आ रही है. ये सब प्रॉब्लम्स जो फाइनर इश्यूज हैं वो ज्यादा आएंगे, रादर देन सेइंग कि हमने डोर नॉक किया या हमने टेबल टैप किया, इस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया. ये ऐसे वाली साउंड्स पे बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा, पर शोर में ऐसी साउंड्स में बच्चा कम रिस्पॉन्ड करेगा. उस नॉलेज नहीं हो पाती उतनी जितनी राइट. शोर रूम में हो. यस. ओके, थैंक यू पारुल जी, आपने अपना इतना बिजी स्केड्यूल से अपना प्रेशियस टाइम निकाला. आई हैव सीन यू थैंक कि यू सो आपने मच. जब हम आपके पास आए थे तो कितना आपका बिजी स्केड्यूल था, हर एक पेशेंट को चेक करना, उनको पूरा टाइम देना, तो that is remarkable. And thanks for sharing this valuable information on the very important topic macrotia. और आई एम श्योर जो न्यू पेरेंट्स हैं जिनके क्वेश्चंस हैं, एम्बिग्यूटी डाउट्स होंगे, वो इंट्रैक्शन से क्लियर होंगे, एंड विच विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड कंडीशन इन अ बेटर वे.
So I will quickly summarize the points of today's discussion. We have I touched. would want to congratulate you first that you have started a Yeah. foundation like this, जो Thank you. एक लोकल, एक नेशनल और एक ग्लोबल लेवल पे हम क्योंकि हम यूजुअली फाउंडेशंस देखते हैं, द लैंग्वेज दे आर यूजिंग बहुत समय एक ग्राउंड लेवल पे, एक बेसिक लेवल पे लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्या Exactly. है. सो वो चीज शायद हम एक इंडियन सिनेरियो में मैच नहीं कर पाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया अपनी तरफ से कि आप जिस से चीजों के थ्रू आप गए हैं, आप हाँ जी. औरों और पेरेंट्स के लिए एक ईज दे रहे हैं कि उन्हें हेल्प कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एज अ पेरेंट. क्योंकि ऑफ कोर्स एक पेरेंट टू पेरेंट शेयरिंग इज वेरी डिफरेंट टू क्लिनिशियन टू अ पेरेंट शेयरिंग. सो ऑफ कोर्स पेरेंट्स आपस में जितना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसे बनाएंगे, उतना ही हम स्टिग्मा जो है कि क्या होगा बच्चे को, उतना ही हम उस स्टिग्मा को कंट्रोल कर पाएंगे. एक्चुअली जो इमोशनल सपोर्ट एक पेरेंट्स को भी रिक्वायर्ड होती है, जनरली बिल्कुल. बहुत रेयर केसेस हैं तो फिर वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाती, क्योंकि जो पेरेंट्स उस जर्नी को गो थ्रू कर रहा है वो ही अंडरस्टैंड कर सकता है उनकी जर्नी को भी इन अ बेटर वे. सो हमारा यही था कि हम औरों को भी गाइड करें, उनको अवेयर करें, बाकी जो पेरेंट्स जिनको नहीं अवेयरनेस है. और ये हमारा एक्चुअली ये मिशन है फॉर दिस माइक्रोशिया ग्लोबल फाउंडेशन. I congratulate you for that. Thank you so much once again. And I will quickly summarize today's discussion point कि मैक्रोशिया क्या है, हेयरिंग लॉस पे क्या इफेक्ट होता है, कौन से टेस्ट जरूरी हैं और किस एज पे करवाने चाहिए, स्पीच थेरेपी की कितनी जरूरी है, वेरियस हेयरिंग एड्स के बारे में बताया, और चाइल्ड का उसको कितना हेल्प होता है उसमें, और बाकी लॉन्ग टर्म में हमें क्या क्या देखना चाहिए, बच्चे का क्या ऑब्जर्व करना चाहिए. So thank you so much once again Thank you. for being here and supporting the mission of Macrotia Global Foundation. And before we close, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैक्रोशिया से इफेक्टेड बच्चे, उनकी फैमिलीज और इंडिविजुअल्स के लिए हेयरिंग एड्स, रेगुलर हेयरिंग टेस्ट, स्पीच थेरेपी और दूसरे जरूरी ट्रीटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन इन ट्रीटमेंट्स का खर्चा मैक्सिमम फैमिलीज के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है. हम आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट की अपील करते हैं ताकि हम ये जरूरी ट्रीटमेंट्स उन फैमिलीज तक पहुंचा सकें जो इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आपका डोनेशन इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के अंडर भी आता है, जो आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. आपका एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन भी किसी बच्चे की लाइफ के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल सकता है. साथ ही अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वॉलेंटियर भी बन सकते हैं. आपका टाइम और सपोर्ट से हम माइक्रोशिया ग्लोबल फाउंडेशन के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं. मिलकर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हर चाइल्ड और फैमिली को वो हेल्प मिले जो उन्हें जरूरी है. आप हमारी वेबसाइट www.macrosiangio.com को विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैक्रोशिया को लेके आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी और डोनेशन एंड वॉलेंटियर के लिंक्स भी अवेलेबल हैं. And follow us on our YouTube channel and Insta page for the latest update, and do share the videos with your family, friends and community. Thank you for your kindness and commitment to this cause. So with this, we come to an end today's interaction. Thank you so much.